ये हमने देखा कि यहाँ पे ये हमने क्या है प्रोजेक्ट करते हैं ग्लोब से मैप के ऊपर इन जो रेखाओं को ही, सिर्फ ये लाइन जो हैं उनको ही प्रोजेक्ट किया जाता है। और ये इन लाइंस का जो आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई ही क्यों जाती हैं, ये इस गोले के ऊपर आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ थे यहाँ से शुरू होके, क्योंकि एक जैसा है। तो आप गेंद के ऊपर अगर मान लिया आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी जगह पे हो प्रॉपर, ठीक है। तो इसलिए किसी भी जगह की, किसी भी व्यक्ति की या किसी भी उसकी लोकेशन को निर्धारित करने के लिए ये जो है जाल बनाया गया है, रेखाओं का जाल, जैसे कि ग्राफ में बनाते हैं तो रेखाओं का जाल, ठीक है। तो दो एक्सिस एटलीस्ट किसी भी जगह की लोकेशन को बताने के लिए कम से कम दो बिंदु होने चाहिए, दो एक्सिस होने चाहिए, एक्स और वाई, जैसे ग्राफ में कल भी मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे दो एक्सिस लिए गए हैं, एक लॉन्जिट्यूड होता है और एक लैटिट्यूड होता है। ग्राफ में सिंपली हम नंबर्स में ले सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ ग्राफ में आपके मीटर किलो यानी सेंटीमीटर मिलीमीटर इस तरीके से हो सकते हैं, वहाँ पे लंबाई होती है। लेकिन यहाँ पे लंबाइयों को कैसे मापेंगे, यहाँ पे जो है डिस्टेंस है, ग्लोब के ऊपर जो डिस्टेंस है या कोई भी वृत्ताकार चीज है उसके ऊपर डिस्टेंस है, उसको कोण में मापते हैं, कोणों में मापते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से कोई चीज यहाँ है तो ये कितने, यहाँ पे ये मीटर किलोमीटर की बजाय यहाँ पे ये दूरी कोणीय दूरी मापते हैं कि इस यहाँ से इस जगह से इस जगह की जो है कोणीय दूरी कितनी है, ठीक है। इसी को लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है, कि ये अगर मान लीजिए 10 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, ठीक है, और ये कितना है, इससे क्या है ये, यानी यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री वाली लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोणीय दूरी है। समतल धरातल पर या 2D सरफेस पर तो हम क्या है दूरियों को मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर किलोमीटर मील वगैरह में माप लेते हैं, लेकिन कोई भी वृत्ताकार चीज है तो वहां पे दूरियों को मापने के का जो उचित जो तरीका है वो कोणीय होता है, ठीक है, कि कितने डिग्री पर है, कितने कोण पर है, और किसी भी वृत्त में मैक्सिमम 360 डिग्री होती हैं, ठीक है। तो 360 डिग्री, तो 360 डिग्री के लिए 360 जो हर एक डिग्री के लिए हम एक लाइन बना सकते हैं। और इस तरीके से जो है वृत्ताकार जो सरफेस है, जैसे कि ये ग्लोब है या अर्थ है, उस पर किसी भी चीज की लोकेशन को, उसकी अवस्थिति को एग्जैक्टली हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो ये अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं ये और कुछ नहीं, ये अक्षांश का मतलब है किसी भी चीज की उत्तर यानी इस भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की तरफ जो कोणीय दूरी है, दूरी कितनी है दूरी, लेकिन यहाँ पे ये दूरी को हम मीटर किलोमीटर इस तरीके से नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये अगर हम कह रहे हैं 15 डिग्री, ठीक है, तो ये कोणीय दूरी को दिखा रहे हैं कि यहाँ से इतने कोण पर वो जगह स्थित है, ठीक है। तो ये जो दोनों ये बीचों बीच ये एक लाइन इधर से लगा दी, एक लाइन इधर से लगा दी, ये जो जीरो है यहाँ से ये उत्तर में या दक्षिण की तरफ इसकी जो कोणीय दूरी कितनी है कि कितने डिग्री के कोण पर ये स्थित है। तो यहाँ पे दूरियों को हम कोणों में दिखाते हैं बजाय के मीटर किलोमीटर या मील में दिखाने की, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंसेस को हम जो है एंगल्स में दिखा रहे हैं, और इन्हीं एंगल्स को हम जो है जो एंगल हम इस लाइन के उत्तर या दक्षिण की तरफ दिखाते हैं उसको अक्षांश बोलते हैं। और जो इसे ये आप लोगों को काफी इसमें एक मिनट, अक्षांश किसको बोलेंगे, ये लाइन है भूमध्य रेखा, इसके उत्तर या दक्षिण की तरफ किसी जगह की दूरी बतानी हो, कहां पर है लोकेशन या दूरी बतानी है। मान लीजिए जैसे ये इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया की स्थिति बतानी है तो हम क्या करेंगे, अगर इस लाइन के संदर्भ में एक ही इसके उत्तर में है कि दक्षिण में है और उसकी कितनी दूरी है, तो ये हम बताएंगे कि इस रेखा के मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है, तो 30 डिग्री नॉर्थ, यानी इस रेखा के 30 डिग्री उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये अपना इंडिया स्थित है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये होगी इसकी
इस रेखा के संदर्भ में उत्तर या दक्षिण की तरफ को किसी चीज के बारे में बताना है तो अक्षांश बोलते हैं। तो वो जो कोणीय दूरी होती है उसको नाम दे दिया। उत्तर या दक्षिण, इस रेखा के उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ चलने पर जो किसी चीज की जो दूरी बतानी है उसी दूरी को हमने नाम दे दिया है उस जो है लैटिट्यूड्स। ठीक है। और अगर इस रेखा के ये एक बीचों बीच, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ दोनों ध्रुवों को मिलानी, इस रेखा के कोई चीज पूर्व की तरफ है या पश्चिम की तरफ है, इस लाइन के पूर्व में है या पश्चिम में है। ठीक है। इस चीज को दिखाने के लिए जो कोणीय दूरी है कि इस लाइन से अगर हम मापें, इस लाइन से अगर यहाँ से अगर हम मापें तो ये जगह मान लीजिए 45 डिग्री है। इस जगह की दूरी अगर तुम प्रकार से मापो, मान लीजिए 45, ये मान लीजिए 65 आ रही है, 65 आ गई, तो ये जो 65 डिग्री का कोण बनता है तो ये कोणीय दूरी कितनी होगी? 65 डिग्री है। ठीक है। तो यहाँ पे दूरी हमने किलोमीटर्स में नहीं बताई, यहाँ पे हमने दूरी जो है वो एंगल्स के रूप में बताई है, कितने डिग्री का एंगल ये बनाता है। ठीक है। किससे बनाता है, किसके संदर्भ में? अगर ये उत्तर दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, जो जिसको प्राइम मेरिडियन रेखा हम बोलते हैं, ये बीचों बीच इसके पूर्व या पश्चिम की तरफ अगर मापते हैं, ठीक है, पश्चिम की तरफ है, ये पूर्व की तरफ है, तो ये क्या है, ये तो यानी इस दिशा के, इसके लाइन के प्राइम मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम की तरफ जो कोणीय दूरी होती हैं उनको हम क्या है, लॉन्जिट्यूड बोलते हैं। ठीक है। और एक ही जो क्या खुला है कोण, ठीक है, एक ही लॉन्जिट्यूड, एक ही कोण को मिलाने वाली रेखाओं को हर जगह जो 60 डिग्री का जो कोण है उसको मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको 60 डिग्री की लॉन्जिट्यूड, लाइन ऑफ 60 डिग्री लॉन्जिट्यूड। तो वास्तविकता में तो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या है, अक्षांश हैं। ठीक है। डिग्री का एंगल है, जितने भी डिग्री मान 30 डिग्री लैटिट्यूड, तो उसको सभी 30 डिग्री के लैटिट्यूड को मान 30 डिग्री नॉर्थ जहां जहां पे होगा उसको मिलाने वाली लाइन को लाइन ऑफ 30 डिग्री लैटिट्यूड ऐसे बोलते हैं, अगर प्रॉपर से बोले तो। ठीक है। लेकिन हम नॉर्मल भाषा में ऐसे बोल देते हैं 30 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पिछली बार इसको मैंने काफ़ी डिटेल में पहले भी करवा था, फिर भी ये है कि चलो दोबारा से एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते। हाँ जी मैम। हाँ, कुछ काम था? जस्ट ए मिनट, एक बार यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो मैप प्रोजेक्शन है, यहाँ पे ये आपका जो ग्रेटिक्यूल वाला ग्लोब दिखा रखा है। ठीक है। ये ग्रेटिक्यूल वाला ग्लोब है और इसको क्या है, इसके ऊपर कोई भी सरफेस 2D सरफेस यानी कोई भी प्लेन पेपर रख दिया, वो रखने की जगह अलग अलग हो सकती है। अगर इसको, ठीक है, ऐसे मतलब सीधा यहाँ पे रख दिया, 90 डिग्री का जो ध्रुव है उसके ऊपर यहाँ पे इसको रख दिया, ठीक है, तो ये टेंजेंशियल हो गया, तो ये स्पर्श करता हुआ है। ठीक है। खासकर ध्रुवों को स्पर्श करता हुआ है। ठीक है। इस ध्रुव पर या इस ध्रुव पर। तो ध्रुवीय क्षेत्र को दिखाना है, अगर कोई ऐसा मैप है जिसमें बस ध्रुवीय क्षेत्रों को डिटेल में दिखाना है, नहीं तो नॉर्मली आपने देखा जो पूरे विश्व के मैप होते हैं उसमें ध्रुव हैं जो 9 बहुत सारे, खासकर इन वालों में। पिछली बार हमने इनके जो है वो सारी चीजें भी की थी। अगर मान ली इस तरह का मैप है, ठीक है, इस मैप में ये जो आपने सिलेंड्रिकल जो प्रोजेक्शन होती हैं जिसमें हम जो चारों तरफ कागज को लपेट देते हैं, सिलेंडर अभी इसमें दिख रहा है, ये सिलेंडर की तरह जो है हमने कागज को ग्लोब के चारों ओर लपेट दिया है। ठीक है। तो अब ये बीच में लाइट है, तो यहाँ पे इस कागज पे ये जो लाइनें जहां जहां ये टच कर रही हैं उस कागज पे हम ये लाइनें उतार देते हैं। ठीक है। तो ये लाइनें हमने कागज पे उतार दी जहां जहां पे ये टच कर रहा है। ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे देखोगे अब यहाँ पे देखोगे ये जितना भी ये ग्रे एरिया है, ठीक है, ये जिसमें ग्रे दिख रहा है, यहां से लेके ये यहां से लेके और यहां तक का, ठीक है, ये चीजें तो इसमें आप उतार सकते हो। लेकिन ये जो जितना भी ये व्हाइट दिख रहा है, ये जितना ऊपर का जो व्हाइट दिख रहा है यानी ध्रुवीय क्षेत्र, ये आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो कागज है लगा ही नहीं है। तो यहाँ के जो है आपके ये इतने जो
ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उनकी जो छाया है या उनकी प्रोजेक्शन आपके कागज पर नहीं बनेगी। तो इसलिए ये जो भी जितने भी सिलेंड्रिकल मैप हैं उनमें ध्रुव दिखाई न तो नीचे वाले दिखेंगे, नीचे वाला भी नहीं दिखेगा, बीच में आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये क्योंकि ग्लोब के ऊपर जो है ध्रुवों से उसकी तरफ जाते जाते इनके जो है वो कम होता जाता है, इसीलिए ये दिखाई नहीं देते हैं। तो इसीलिए सिलिंड्रिकल मैप पर कभी भी ध्रुव दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। ये जैसे ये मान लीजिए अगर 70 डिग्री का है या 80 डिग्री की है, ठीक है, मैक्सिमम ये 80 डिग्री तक का, मान लीजिए ये सर्कल 80 डिग्री तक का है तो यहाँ तक का ही दिखाई देंगे, उससे जो ऊपर वाले हैं जो लैटिट्यूड्स हैं वो नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ये आपकी कोनिकल प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, तो उसमें कौन बना देते हैं कागज को चारों तरफ, और उसमें क्या है एक बार में यानी एक हेमिस्फीयर दिखाई देता है, जो ग्लोब है उसका दिखाई देगा। यहाँ पे लगाया तो ये ध्रुव भी दिखाई देगा, ये भूमध्य रेखा से एक साइड का ध्रुव, ठीक है। तो नीचे का नहीं, एक कोई भी इतना बड़ा जो है शंकु नहीं होता कि एक कोनिकल प्रोजेक्शन में कभी भी जो पूरे विश्व का मैप है आप नहीं बना सकते, उसमें केवल एक हेमिस्फीयर का, उत्तरी गोलार्ध का या दक्षिणी गोलार्ध का ही मैप है आप बना सकते हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, छोटा भी हो सकता है अगर शंकु छोटा, अगर आपका शंकु यहाँ तक का रहेगा, अगर आपका शंकु मान लीजिए सिर्फ इतना है, आपका शंकु अगर आपने छोटा शंकु बनाया है, इतना ही एरिया दिखाना है, मान लीजिए आपका देश यहाँ पे है तो आपको सिर्फ इतना ही चाहिए, तो हो सकता है कि आप शंकु छोटा बना लो। लेकिन अगर मैक्सिमम भी करोगे तो भी सिर्फ भूमध्य रेखा तक का यानी एक जो है गोलार्ध ही दिखा सकते हो, ठीक है। तो यानी आपसे अगर पूछा जाए, अगर आपको पूरे विश्व के मानचित्र बनाने हैं और ये आपको ऑप्शन दे दे, ठीक है, कोनिकल प्रोजेक्शन, ये कोनिकल प्रोजेक्शन है, सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन है और ये अजीमुथल जो प्रोजेक्शन है, तो इनमें से कौन सा होना चाहिए, तो आप जो है अगर विश्व का मैप दिखाना है तो आप सिलिंड्रिकल यूज करिए। एक गोलार्ध का दिखाना है, खासकर जो है उच्च अक्षांशों वाले, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्रों को, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को दिखाना है तो कोनिकल प्रोजेक्शन, ये बीच वाले हिस्सा सही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड जो है वो लाइन है वो यहाँ से बनती है, यहाँ पे टच करता है, तो यहाँ पे जो है स्केल भी ठीक आती है। अगर शुद्ध इन क्षेत्रों को यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों का शुद्ध तरीके से दिखाना है तो आप जो है क्या बोलते हैं ये सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन यूज करिए। अगर शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय देशों को दिखाना है तो कोनिकल प्रोजेक्शन यूज करिए। अगर ध्रुवीय क्षेत्रों को दिखाना है तो आप ये जो अजीमुथल जो प्रोजेक्शन है इनको प्रयोग करिए, ठीक है। तो किसी भी ध्रुव पे, इस ध्रुव पे या उस ध्रुव पे लगा लीजिए और उस एरिया का बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जितना भी ये ग्रे एरिया दिख रहा है, यानी सिर्फ अगर इस प्रोजेक्शन में देखें तो इस कागज के ऊपर ये इतनी यहाँ तक की ही जो है केवल यहाँ तक की ही लाइनें आपको दिखाई देंगी, नीचे वाली लाइनें इस कागज पे नहीं आएंगी। ऐसा ही इसमें है, तो जितना भी ये ग्रे एरिया है वहां तक की लाइनें इन पर इस कागज पे आ जाएंगे और इसमें भी कोनिकल में भी यहाँ तक की आ जाएंगे और उससे नीचे की जो लाइनें हैं आपको इसमें नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका एक तरह से उनका भी रिवीजन हो गया और ये थोड़ा सा आपका क्या बोलते हैं कि विजुअल इम्पैक्ट आ गया है कि विजुअली, ठीक है। तो यहाँ तक की लाइनें इस पर दिखाई दे रही हैं और ये वाला जो भी वाइट पार्ट है इन तीनों में वो इन पर नहीं, जो वाइट पार्ट में जो ये लाइनें हैं वो कागज पर दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ये एक ग्लोब है, ठीक है, ये एक ग्लोब है और इस पर ये लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है, और इसमें ये एरिया भी दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ग्लोब में जो एक 3D है, एक जो कर्वेचर वाली चीज है, कर्वेचर जिसमें कर्व है, जो मोड़दार है, वो जो समतल नहीं है, तो ग्लोब तो जो कर्वेचर है। अब यहाँ पे देखो इसकी आकृति कैसी दिख रही है और इसकी भी आकृति, अफ्रीका की आकृति भी कैसी दिख रही है और ऑस्ट्रेलिया की आकृति भी देखो
कैसी दिख रही है। और ये देखो जो तुम्हारा अंटार्कटिका है उसकी आकृति देखो यहाँ पे, ये कैसी, बिल्कुल ये छोटा सा यूं, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हॉरिजॉन्टल इसका इस तरीके से है, ठीक है। ये यहाँ पे इतनी सी जगह है। अब देखो ये इस मैप से ये एक कौन सा प्रोजेक्शन बना रखा है, ये एक सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो एक सिलेंडर इसके चारों ओर लगा दिया गया और ये विश्व का मैप यहाँ पे बना गया। तो इस ग्लोब की सहायता से ये एक कौन सी प्रोजेक्शन की, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की सहायता से एक मैप बना दिया। अब देखो ये ग्लोब को इस मैप में कन्वर्जन कर दिया, ठीक है। सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन की सहायता से इस ग्लोब को इस विश्व के मैप में कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं, मैंने ये कहा था ये 3D चीज है और ये मैप 2D चीज है। अब 3D चीज को 2D में लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ जो एलिमेंट की कमी उसमें रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई तो नजर आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या नजर नहीं आएगा, किसी भी चीज की मोटाई, ऊंचाई या गहराई नजर नहीं आएगी। अब ये देखो, इसमें देखते हो तो तुम्हें नजर आ रहा है, हालांकि ये ग्लोब बना रखा है, ये भी हमने 2D, ये वास्तविकता का असली ग्लोब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम यहाँ पे चित्र में भी देखते हो तो यहाँ पे लगता है कि ये कोई गोल चीज है, ठीक है। तो इनको देखने के बाद इस अफ्रीका को, ये इंडिया को, ये नजर आ रहा है कि इधर से इधर मुड़ रहा है, इधर से ये चीज इधर मुड़ रही है। तो ये कर्वेचर है या गोलाई है या मोटाई, ये नजर आ रही है। लेकिन इस मैप में देखो, ठीक है, इस मैप में देखो, यहाँ ये देखो और यहाँ ये देखो, ये वाला देखो और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देखो और ये ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पे सिकड़ा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा फैल गया है। ऐसे ही ये देखो रूस, ये जो यूरेशिया है, ये थोड़ी सी जगह में है और देखो यहाँ पे कितना फैल गया है, तो यहाँ पे कितना सारा फैल गया है। और तो और यानी जितना ध्रुवों की तरफ जाते हैं, देखो भूमध्य रेखा पर तो कम, भूमध्य रेखा पर तो सेम रहेगा, लेकिन भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जितना जाओगे उतना डिस्टोर्शन ज्यादा आता जाएगा, ठीक है। अब 90 डिग्री का जो दक्षिणी ध्रुव है इसका डिस्टोर्शन देखो, इस जो इतनी सी जगह में फैला था अंटार्कटिका, अब देखो पूरे मैप पर, यानी जितनी भी मैप की चौड़ाई है अनंत तक फैल जाता है। आपने भी देखा होगा, हमने कहा था कि जो है उसकी यहाँ पे जो स्केल है वो अनंत हो जाती है। तो ये देखो कितना चौड़ा दिख रहा है, तो यानी इसमें कितना एरिया में कितना एक्सपेंशन हो गया है, एनलार्जमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल की, ध्रुवों पर स्केल की जो एनलार्जमेंट है वो इन्फिनिटी तक हो गई है, ठीक है। तो जितना भी देखो इतनी लंबा चौड़ा अक्षेत्र ये दिख रहा है, ये इतना सा है, ये सिर्फ इतना सा, लेकिन यहाँ पे इसमें इतना दिख रहा है। तो अलग अलग एरिया की कुछ एरिया शुद्ध दिखाए जा सकते हैं जो भूमध्य रेखा के पास, और जितने भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे उतनी ज्यादा उनमें विकृति आ जाएगी, ठीक है। तो ये किस प्रोजेक्शन की क्या मेरिट है, डी मेरिट है, वो हम कर चुके हैं। तो जिस चीज के लिए किस अक्षेत्र को दिखाना है, ठीक है, और किस उद्देश्य के लिए दिखाना है, उसी हिसाब से उसी तरह की प्रोजेक्शन का आप प्रयोग करें। अगर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को दिखाना है तो आप ये प्रोजेक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है, सिलिंड्रिकल। अगर ध्रुवीय क्षेत्रों को दिखाना है तो आप अज़ीमुथल कर सकते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को दिखाना है तो आप कॉनिकल यूज कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्शन में एरिया शुद्ध होना चाहिए तो उसके हिसाब से भी हमने देखा था, ठीक है, किस तरह की प्रोजेक्शन आपको यूज करनी, वो हम डिटेल में पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब 3D चीज को 2D में हमने कन्वर्ट किया है, तो उसमें कुछ डिस्टोर्शन, कुछ विकृति, कुछ कमी तो रहेंगी ही। कोई भी प्रोजेक्शन परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्रोजेक्शन है, वो छाया है, वो वास्तविक में नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी भी छाया देखेंगे तो वो या तो बड़ी होती है या तो छोटी होती है, लेकिन जो आपका स्वयं का जो साइज है उसकी छाया नहीं, जो छाया आपकी बनेगी वो सेम टू सेम नहीं होती, ठीक है। या तो छोटी बनेगी या जो है बड़ी बन जाएगी, या फिर ज़्यादा मोटे दिखोगे या ज़्यादा पतले दिखोगे, तो वो सेम नहीं होती है। तो जो प्रोजेक्शन होती हैं वो 100% कोई भी प्रोजेक्शन जो है कंप्लीट नहीं है। बस आपको वो प्रोजेक्शन चूज करनी है जो आपके उद्देश्य के लिए जो है मैच करती हो, आपके उद्देश्य को पूरा करती हो, ठीक है। तो ये थी मैप प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इन जो ये लाइनें हैं, इन लाइनों को पहले इन लाइनों पे बदल दिया एक बार जस्ट। तो सिर्फ पहले तो ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनों को इस कागज पे उतार दिया,
ठीक है। बाद में कागज पे उतारने के पहले लाइनें उतरेंगी और उसके बाद ये क्षेत्र, ये आउटलाइन जो मैप जिसको बोलते हैं ना, ये बाद में बनेंगे, पहले लाइनें उतारी जाएंगी, ठीक है, उसके बाद ये बनेंगे जिसको हम बोलते हैं आउटलाइन मैप। ठीक है, तो ये इन महाद्वीपों की या देशों की जो बाहरी जो लाइन जो है रूपरेखा बनाई जाती है, ठीक है, ये आउटलाइन मैप बाद में। तो शुरू में तो क्या है, लाइनें उतारी जाती हैं, इन लाइनों को, ये गोलाकार जो लाइनें हैं इनको सिंपल ग्राफ की तरह सीधी लाइनों के रूप में हम परिवर्तित कर देते हैं, और यही क्या है, एक मैप प्रोजेक्शन है। अब हम आते हैं अगला जो कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो पहले हम एरिया डिसाइड करते हैं किस एरिया का बनाएंगे, उसके बाद कितने बड़े एरिया को दिखाना है, किस जगह को दिखाना है, उसी पर आधारित स्केल डिसाइड करेंगे। आप स्केल का सिलेक्शन करोगे, स्केल का निर्धारण करते वक्त किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना वो हमने कर लिया। ठीक है, बड़े एरिया को दिखाना है तो जो स्केल है, बड़े क्षेत्रफल के एरिया को दिखाना है तो स्केल को स्मॉल रखेंगे, अगर छोटे क्षेत्र को दिखाना है तो स्केल को हम लार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैप प्रोजेक्शन है। तो जब एक बार स्केल निर्धारित हो जाती है तो फिर ग्लोब को क्या है, उस पर उतारना होता है। ठीक है, ग्लोब के जो ग्रेटिक्यूल है उसको कागज पे उतारना होता है, मैप यानी 2D। तो 3D चीज को 2D में कन्वर्ट करने का एक सिस्टम होता है जिसको हम प्रकाश की सहायता से उन 3D जो जाल है रेखाओं का, उसको 2D जो है सरफेस पे हम उतार देते हैं। ठीक है, तो कौन से प्रोजेक्शन का प्रयोग करोगे हमने वो डिस्कस कर लिया है। तो यानी वो आपकी किस एरिया को दिखाना है और क्या चीज दिखानी है, किस एरिया को दिखाना है, एरिया के हिसाब से हमने देखा कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को दिखाना है तो आपको क्या करना है, जो है सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन है। अगर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को दिखाना है तो आपका कोनिकल है, और ध्रुवीय है तो अजीमुथल है। ठीक है, फिर किस उद्देश्य, यानी क्या चीज शुद्धता, किस चीज की शुद्धता की जरूरत है, यानी आपका उद्देश्य उसके आधारित पे, अगर शुद्ध एरिया चाहिए तो कौन सी चाहिए, जो है इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है, किसी में डायरेक्शन शुद्ध चाहिए। ठीक है, तो किसी में आपको क्या है, डिस्टेंस शुद्ध चाहिए, तो उस पर आधारित भी आप, यानी उन सारी चीजों के लिए हम जो है प्रोजेक्शन है वो डिटेल में कर चुके हैं। तो आपका जैसा भी उद्देश्य हो, जो भी चीज दिखानी है, उन चीजों को ध्यान में रखकर आप एक सुटेबल प्रोजेक्शन अपने लिए चूज करोगे, और उसी प्रोजेक्शन को चूज करके आप जो है मैप पे उतार दोगे। ठीक है, तो जब आपने प्रोजेक्शन का सिलेक्शन कर लिया, अब बात आती है मैप के कंपाइलेशन की। ठीक है, तो मैप को कंपाइल करना मतलब किन्हीं चीजों को इकट्ठा करना। ठीक है, तो किसी भी चीज को इकट्ठा करना क्या होता है, कंपाइल करना। कई अलग अलग चीजें हैं, उन चीजों को क्या है, हम जो है एक उसमें वो उसको बोलते हैं कंपाइलेशन करना। तो मैप का कंपाइलेशन किसको कहेंगे, तो यहाँ पे मैप के कंपाइलेशन में 3 चीजें रखी जाती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटलाइन मैप। तो मैप बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, ठीक है, कागज पे आपने अभी लास्ट उसमें चलते हैं। अब जैसे ये है, ये प्रोजेक्शन तो उतार ली, प्रोजेक्शन जो लाइनें बनाने के बाद फिर हमने ये जो आउटलाइन खींच रखी है, ये जो महाद्वीप बना दिए, ये हो गया तुम्हारा आउटलाइन मैप। इसको कहेंगे कि प्रोजेक्शन के बाद अगला स्टेप है, तुमने ये आउटलाइन मैप बना लिया है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप है। तो आगे अंदर आपको कुछ भी दिखाना है, आपको मान लो किसी क्रॉप का प्रोडक्शन दिखाना है, आपको जनसंख्या दिखानी है, वो एक अलग बात है। तो पहले तो आप कोई भी चीज दिखानी है, सबसे पहले तो आप आउटलाइन मैप आपके पास होना चाहिए। तो प्रोजेक्शन के बाद जो अगला स्टेप होता है कि आप आउटलाइन जो मैप है वो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद, ठीक है, तो यानी आपने आउटलाइन मैप तैयार कर लिया, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप जो होगा सिलेक्शन ऑफ बेस डेटा। बेस डेटा क्या होता है, अब मान लीजिए आउटलाइन मैप हो गया ये, ठीक है, पूरे विश्व के ये कुछ महाद्वीप हैं जो हमने आउटलाइन इसमें बना दिए। बेस डेटा है, मान लीजिए आपको मैप दिखाना है, मान लीजिए आपको दिखाने हैं एयरपोर्ट्स दिखाने हैं, मान लीजिए विश्व के जो प्रमुख है एयरपोर्ट दिखाने हैं। ठीक है,
तो आपका जो मेन चीज जो है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो मैप है उसमें आपको एयरपोर्ट्स दिखाने हैं, मेजर एयरपोर्ट्स। तो मान लीजिए यहाँ पे हो गया, ये मान लीजिए दिल्ली का है, ठीक है, एक कोई मान लीजिए यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये चीजें आपको दिखानी है। लेकिन अभी अगर आप इसको ऐसे के ऐसा दिखाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो कम से कम जब एयरपोर्ट दिखा रहे हैं तो कम से कम हमें उनके देशों का पता होना चाहिए कि किस देश में है। तो यहाँ पर बेस डेटा किसको कहेंगे? अगर आपको एयरपोर्ट का डेटा दिखाना है जो कि वास्तविकता में जो आपको दिखाना है, लेकिन उसके लिए पहले देशों की पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक है, देशों की जो पॉलिटिकल, ये बन गई इंडिया की पॉलिटिकल, यानी ये चीन हो गया। तो देशों की जो बाउंड्री है वाले जो मैप हैं, जिसको हम पॉलिटिकल बाउंड्री कहते हैं, वो कम से कम आपके पास होना चाहिए। तब आपको पता चलेगा ये इंडिया में है, ये शहर ये चाइना में है, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो अलग अलग जो देश हैं इस तरीके से जो आउटलाइन मैप के अंदर, तो यहाँ पे जो वो किसका काम करेगा, अब यहाँ पे इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे ये अंदर देश बना दिए। तो अब यहाँ पर ये देशों के ये बीच में ये बाउंड्रियां बना दी, ठीक है। तो यानी ये बेस डाटा हो गया। अब आपको इसके अंदर एयरपोर्ट दिखाने हैं तो वो एयरपोर्ट दिखाने इजी भी होगा और सामने वाले को अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए क्या है, अगर आपको मान लीजिए कोई भी चीज दिखानी है, मान लीजिए जनसंख्या का घनत्व दिखाना है, अगर कंट्री के हिसाब से जनसंख्या का घनत्व दिखाना है, तो जनसंख्या का घनत्व दिखाने के लिए पहले देशों की बाउंड्री तो होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी वो देशों की बाउंड्री है, या मान लो कोई चीज है मान लो आपको कुछ भी है, उष्णकटिबंध दिखाना है या कुछ भी इस तरीके, तो वहां पे जो जलवायु का डेटा है, या मान लीजिए आपको जनसंख्या दिखानी है, एक मिनट, मान लीजिए जनसंख्या का घनत्व का मैप आपको दिखाना है, विश्व के जनसंख्या का घनत्व, तो आप अगर यहाँ पे धरातल दिखा दें, ठीक है, तो धरातल वाला यानी आपका फिजिकल मैप, धरातल कैसा, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे मैदान है और कहाँ पे पठार है, तो वो जो यहाँ पे वो फिजिकल जो ये बोलेंगे क्या रिलीफ है, वो जो रिलीफ जो आप नीचे दिखा है वो क्या है, बेस डेटा का काम करेगा। क्योंकि उससे जब तुम उस मैप के ऊपर ये जहाँ पे मैदान है वो सारी चीजें आपने दिखा दी, उसी के ऊपर अगर आप जनसंख्या को दिखाओगे तो आपको पता है, क्योंकि जनसंख्या किस पे डिपेंड करती है, धरातल पे निर्भर करती है ना, कि जहाँ पे समतल धरातल होगी जनसंख्या ज्यादा होगी, पहाड़ों में कम होगी, पठारों पे मीडियम सी होगी। तो यानी ये जो तुम्हारी जनसंख्या का घनत्व है जो तुम्हें दिखाना है वो किस पे डिपेंड करता है, धरातल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे धरातल, जो तुम धरातल से संबंधित जो डाटा यहाँ पे दिखा रहे हो, या ये देशों की बाउंड्री जो दिखा रहे हो, तो ये क्या है, बेस डेटा है। असली डाटा कौन सा है, डिजायर्ड, जो तुम्हें दिखाना है वो तो जनसंख्या का घनत्व है, लेकिन ये जो धरातल वाला जो डाटा तुम दिखा रहे हो, कहाँ मैदान है, वो क्या है, बेस डाटा है, ठीक है। उसी बेस डाटा के ऊपर, यानी या देशों की बाउंड्री है, ये बेस डेटा है, उसी बेस डेटा के ऊपर तुम जो है अपना जो डिजायर्ड डेटा है जो तुम्हें दिखाना है उसको दिखा सकते हो। तो इस बेस डेटा के बिना, अब जैसे घर है तो घर तो क्या नींव के ऊपर ही है, तो नींव होनी चाहिए, उसी के ऊपर तो दीवारें बनेंगी, ठीक है। तो जब नींव ही नहीं तो दीवार कैसे बनाओगे, तो यानी पहले बेस डेटा कि किस चीज को दिखाने के लिए क्या चीज पहले आपको दिखानी पड़ेगी। अगर जैसे वेजिटेशन दिखानी है, वेजिटेशन का मैप है, ठीक है, तो वेजिटेशन कहाँ पर किस तरीके की है, उसके लिए क्या है, रेनफॉल वाला मैप। अगर रेनफॉल का डेटा नीचे दिखा दो, रेनफॉल वाली लाइनें कि इस एरिया में इतनी बारिश की लाइनों के द्वारा दिखाते ना, आइसो हाइट्स, तो उससे क्या हो जाएगा कि इस एरिया में ये वेजिटेशन पहले, यानी बारिश का पता है, बारिश वाली जैसे, एक मिनट, मान लीजिए बारिश की लाइनें हैं, ये आइसो हाइट्स दिखा दी, यहाँ पे इतनी बारिश होती है, मान लीजिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 200 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये 100 वाली है, ये 50 वाली है, इस तरीके से ये लाइन दिखा दी, ठीक है। तो ये वर्षा वाली लाइन दिखा दी, और फिर इसके अंदर ही तुम अगर मान लीजिए फिर वो दिखाओ, अब इसके अंदर ही तुम क्या है, फॉरेस्ट दिखाओ, इस एरिया में ये फॉरेस्ट मिलेंगे,
वेजिटेशन दिखा दी, ये इस तरीके की वेजिटेशन है, यहाँ पे इस तरीके की वेजिटेशन है। तो यानी बारिश से ही तो वेजिटेशन पे का पता चलता है, जैसी बारिश होगी वेजिटेशन तो वैसी ही तो होगी ना। तो यहाँ पे जो बरसात वाला जो डेटा है आपका वो क्या है, बेस डेटा है, और वेजिटेशन वाला डेटा है वो आपका जो है डिजायर्ड डेटा है, जो आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, जिसका वितरण आपको इसमें दिखाना है। ठीक, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया कि बेस डेटा का क्या होता है, कि एक चीज जो आपको दिखानी है उसको दिखाने के लिए कुछ अन्य डेटा जो आप है जिसको आधार मान के चलते हो, जो उसको सपोर्ट करेगा, जो उसको सही तरीके से दिखाने में हेल्प करेगा, वो आपका बेस डेटा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे आपके उदाहरण हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, और जो फिर आते हैं हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बेस डेटा सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि देशों की बाउंड्री है, जिलों की बाउंड्री है, या महाद्वीप है, या जैसे वेजिटेशन को दिखाना है तो आपका वर्षा वाला डेटा हो गया, जनसंख्या को दिखाना है तो वहाँ का जो है जलवायु का डेटा हो सकता है, या धरातल का डेटा हो सकता है, वो उसके बेस डेटा की तरह काम करेंगे। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजायर्ड डेटा, फिर उसके ऊपर बेस डेटा आपने बना लिया, बेस मैप बना लिया, उसके बाद आपको जो भी डिजायर्ड डेटा है, जो भी मान लीजिए जनसंख्या का डेटा दिखाना है तो जनसंख्या का दिखा दिया, धरातल का दिखाना है तो धरातल का दिखा दिया, जो भी आपको दिखाना है, वेजिटेशन का दिखाना है तो जो भी आपको दिखाना है वो चीज दिखा सकते हो। तो जो भी तुम्हारा डिजायर्ड डेटा है, जो भी तुम्हें दिखाना है वितरण मानचित्र के अंदर, जो भी तुम्हें डेटा दिखाना है उसको दो तरीके से दिखा सकते हैं। अगले चैप्टर में हम वो उसमें डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताते हुए चलती हूँ। तो जो भी दो तरह के डेटा होते हैं और दो तरह के मैप हो सकते हैं। एक ऐसे डेटा है जिसको हम कहेंगे कि क्वालिटेटिव गुणात्मक जो है आंकड़े, ठीक है, और दूसरा क्वांटिटेटिव मात्रात्मक जो आंकड़े। तो दो तरह के डेटा हो सकते हैं। डेटा होता कोई भी आंकड़ा जो किसी भी तरह की जानकारी आपको देता है उसको डेटा बोलते हैं। आंकड़ा किसको बोलते हैं? ऐसा अंक जो किसी भी तरह की जानकारी किसी चीज के बारे में देता हो। ठीक है, एक नंबर से नहीं। अगर मान ले मैं लिख दूं 20, ठीक है, और एक लिख दूं 20 विद्यार्थी, तो यहां पे ये 20 है, ये आंकड़ा है, आंकड़ा नहीं, ये डेटा नहीं, ये सिर्फ एक नंबर है, ये सिर्फ एक नंबर है, एक अंक है, सिर्फ अंक। ये तो 20 यहां पे अंक है, इसके आगे न पीछे कुछ नहीं। 20 मतलब 20, कुछ नहीं और। लेकिन हम 20 के आगे आगे विद्यार्थी लिख देंगे तब ये आंकड़ा हो गया। ये 20 जानकारी दे रहा है किसके बारे में? विद्यार्थी कि विद्यार्थी कितने हैं? 20 विद्यार्थियों के बारे में जानकारी, उनकी संख्या के बारे में जानकारी। तो यहाँ पे ये जो 20 विद्यार्थी है वो एक आंकड़ा हो गया, और ये 20 यहाँ पे ये सिर्फ अंक हो गया, एक नंबर हो गया। ये नंबर है और ये डेटा है। एक तो ये अंतर समझ लेना। ठीक है, तो जो आंकड़े होते हैं, डेटा होते हैं, उनके अंदर कोई जानकारी होती है किसी न किसी चीज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आंकड़े होते हैं, ये डेटा होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसे आंकड़े होते हैं, एक ऐसे डेटा होते हैं जो किसी भी चीज के बारे में सिर्फ उसके गुणों के बारे में बताते हैं। ठीक है, उसके गुणों के बारे में बताते हैं, लेकिन उसकी मात्रा नहीं बताते। ठीक है, तो दूसरे ऐसे होते हैं जो गुणों के साथ साथ, यानी किसी भी चीज का वितरण के साथ साथ क्या बताते हैं? उसकी मात्रा भी बताते हैं। मान लीजिए इंडिया का मैप है, ठीक है, तो इसमें हम कहें कि गेहूं कहाँ कहाँ होता है, तो आप मान लीजिए जैसे कई मैप होते हैं, यहाँ पे बना दिया। ठीक है, मान लीजिए मध्य प्रदेश में आपने गेहूं का पौधा दिखा दिया, फिर मान लीजिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में दिखा दिया। तो इसमें अगर इस मैप को देखो तो यहाँ पे गेहूं के पौधे के द्वारा हमने क्या दिखाया है? जो वितरण दिखा दिया, गेहूं का वितरण दिखा दिया। गेहूं कहाँ कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में मिल रहा है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे सिर्फ ये तो पता चल रहा है, वितरण के बारे में पता चल रहा है कि जो गेहूं कहाँ कहाँ मिलता है, लेकिन कितना मिलता है उसकी मात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। यहाँ पे केवल वितरण के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो गुणात्मक डेटा होता है या क्वालिटेटिव जो मैप होते हैं, उनमें केवल
जो है वितरण के, किसी चीज का वितरण कहाँ पर मिलता है, वो कहाँ, सिर्फ कहाँ के बारे में बताता है, कितना मिलता है या उसका कंसंट्रेशन कितना है वो नहीं बताता है। जबकि क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक जो डेटा है उसमें ये भी बताता है कि इतना मिलता है, ठीक, इतने टन है इस एरिया में, यानी वो उसमें मात्रा का भी पता चलता है। ऐसे डेटा को हम जो मात्रात्मक जो डेटा, मात्रात्मक आंकड़े बोलते हैं। और जिन मैप में वो दिखाते हैं तो वो मात्रा